हाय। इस वीडियो के अंदर हम सेक्शन 91 एंड सेक्शन 92 ऑफ इंडियन एविडेंस एक्ट को समझेंगे, जो हमें बताता है एक्सक्लूजन ऑफ ऑरल वेयर डॉक्यूमेंट्री एविडेंसेस आर अवेलेबल। अब देखिए, इस सेक्शन को समझने से पहले तो सेक्शन 91 और 92 को हम समझेंगे। जिन दोनों सेक्शंस को हमें एक साथ ही पढ़ना चाहिए, दोनों सेक्शन एक दूसरे से सप्लीमेंट्री सेक्शंस हैं। इससे पहले हमें ये पता होना चाहिए कि सेक्शन 59 ऑफ एविडेंस एक्ट के अंदर हमें ये बताया गया कि हम किसी भी फैक्ट को ऑरल एविडेंसेस से प्रूव कर सकते हैं, लेकिन किसी इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड या फिर किसी डॉक्यूमेंट्स के कंटेंट को हम ऑरल एविडेंसेस से प्रूव नहीं कर सकते। अब वहीं जब हम सेक्शन 61 पढ़ते हैं एविडेंस एक्ट का, वो हमें ये बोलता है कि किसी भी डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूव करने के लिए हम उसको दो तरीके से कर सकते हैं, या तो सेकेंडरी एविडेंस से या फिर प्राइमरी एविडेंस से। प्राइमरी एविडेंस को प्रायोरिटी दी जाएगी, मतलब कि अपने आप में वो जो डॉक्यूमेंट था उसको, उसके अलावा उसके सेकेंडरी एविडेंसेस भी दिए जा सकते हैं, जो कि सेक्शन 65 की कंडीशन पूरी करनी पड़ती है। जैसे कि मान लीजिए कि उस व्यक्ति के पास से ओरिजिनल डॉक्यूमेंट खो गया, या फिर ओरिजिनल चीज को कोर्ट में नहीं लेके आया जा सकता, वो अपने आप में, जैसे मान लीजिए एक बिल्डिंग है, अब उसको कैसे उठा के ले आएंगे, तो फिर उस जगह पे उसके सेकेंडरी एविडेंसेस लाए जा सकते हैं। तो हमें ये चीज पता होनी चाहिए। उसके अलावा सेक्शन 144 के अंदर हमें ये बताया, इसके एनफोर्समेंट के बारे में बताया जाता है सेक्शन 91 और 92 के, जो हमने अपनी वीडियो के अंदर समझ चुके हैं, आप उसको देख सकते हैं। अब देखिए, अब सेक्शन 91 और 92 क्या कहता है, इसको अगर हम बेरेक से रीड करना स्टार्ट करें तो हमें ज्यादा अच्छे से समझ आएगा। सबसे पहले आप अपने बेरेक को खोल लीजिए, फिर हम स्टार्ट करते हैं। इसके अंदर दिया गया है व्हेन द टर्म्स ऑफ अ कॉन्ट्रैक्ट। अब यहाँ पे तीन चीजें बताई गई, कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और ऑफ एनी अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी। तो यही तीन चीजों की जब टर्म्स के ऊपर कोई बात आती है, तो उस जगह पे अगर आपने उसको राइटिंग के अंदर लिख लिया, चाहे आपको उसको जरूरत नहीं थी राइटिंग में लिखने की, आपने उसके बावजूद भी उसको राइटिंग में लिख लिया, जैसे एडॉप्शन डीड। एडॉप्शन डीड कहीं पे भी ये नहीं लिखा गया कि कंपलसरीली आपको वो लिखनी होगी, लेकिन उसके बावजूद भी आपने उसको लिख लिया। तो अब जब भी सवाल उठेगा एडॉप्शन के बारे में, एडॉप्शन को प्रूव करने के लिए, तो उस डॉक्यूमेंट को देखा जाएगा। और एक जगह होती है जहां पे लॉ के अंदर ही बोला गया कि आपको उसको राइटिंग के अंदर लिखना है, जैसे गिफ्ट डीड जब दी जाती है, या फिर जब कोई लीज दी जाती है 1 साल से ऊपर की, इस तरीके से उसको जब आपको राइटिंग के अंदर लिखना पड़ता है। ऐसी कोई जजमेंट होता है कोर्ट का, तो ये चीजें क्या होती हैं जहां लॉ के अंदर जो बोला गया जिसको राइटिंग में होना जरूरी होता है। तो ये दो चीजें होती है, या तो आपने अपनी मर्जी से उसको राइटिंग में लिख लिया, या फिर लॉ के अंदर लिखा था कि आपको उसको राइटिंग में लिखना है। And in all cases in which any matter is required by law to be reduced to the form of document, no evidence shall be given in the proof of the term of such contract। तो जब उस डॉक्यूमेंट के टर्म्स के बारे में बात आएगी, उसके कंटेंट के बारे में बात आएगी, तो उसके रिगार्डिंग कोई और एविडेंस नहीं दिया जाएगा। ग्रांट और अदर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी और ऑफ सच मैटर एक्सेप्ट द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। वो डॉक्यूमेंट खुद ही आपको लगाना पड़ेगा, उसके अलावा और कोई चीज नहीं चलेगी। या फिर सेकेंडरी एविडेंस चल सकते हैं, अगर आप सेकेंडरी एविडेंस के लिए क्वालिफाई करते हैं तो। और secondary evidence of its content in the case in which secondary evidence is admissible under the provisions herein before contained। तो जो भी प्रोविजन जैसे सेक्शन 65 के अंदर बताया गया, तो अगर आप उसके हिसाब से आपको लगता है कि सेकेंडरी एविडेंस लाने चाहिए, तो फिर आप सेकेंडरी एविडेंस ला सकते हैं, अदरवाइज आपको वो डॉक्यूमेंट खुद ही लाना पड़ेगा। अब ये जो सेक्शन है किसके ऊपर अप्लाई होता है, सिर्फ इन्हीं तीन चीजों के ऊपर अप्लाई होता है, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ग्रांट के ऊपर, या फिर अदर डिस्पोजिशन रिलेटेड टू प्रॉपर्टी जो होती है। अब यहां पे हमें इसके लिए एक्सेप्शन दी गई, 2 एक्सेप्शन दी गई और 3 एक्सप्लेनेशन देता है। एक्सेप्शन के अंदर से पहले समझने से पहले हमें ये पता होना चाहिए कि जो सेक्शन 91 है, ये बेस्ट एविडेंस प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है। ये हमें कौन से केस के अंदर बताया गया, हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट केस है। ये दोनों ही सेक्शंस के अंदर, सेक्शन 91 और सेक्शन 92 के अंदर एप्लीकेबल होता है। क्या नाम है केस का, हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। इसके अंदर क्या बोला गया, द बेस्ट एविडेंट अबाउट द कंटेंट ऑफ अ डॉक्यूमेंट इज द डॉक्यूमेंट इटसेल्फ। कि कौन सा एविडेंस सबसे बेस्ट है एक डॉक्यूमेंट के कंटेंट को प्रूफ करने के लिए, तो वो डॉक्यूमेंट अपने आप में ही क्या है, एक बेस्ट एविडेंस है उसके कंटेंट्स को प्रूफ करने के लिए। एंड इट इज द प्रोडक्शन ऑफ द डॉक्यूमेंट दैट इज रिक्वायर्ड बाय दिस सेक्शन इन प्रूफ ऑफ इट्स कंटेंट। तो ये सेक्शन भी हमें यही बोलता है कि उसके कंटेंट को प्रूफ करने के लिए किसी भी डॉक्यूमेंट के, वो डॉक्यूमेंट को प्रोड्यूस करना जरूरी है। तो ये कौन से केस के अंदर बोला गया, हीरा देवी वर्सेस ऑफिशियल असाइनी बॉम्बे AIR 1958 सुप्रीम कोर्ट। बहुत इंपॉर्टेंट केस है ये। इसके बाद एक केस था
शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम। क्या नाम है केस का? शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम। इसके अंदर क्या बोला गया, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि जैसे जो गिफ्ट होती है उसको हमें राइटिंग के अंदर लिखना जरूरी होता है, लेकिन मुस्लिम लॉ के हिसाब से आप गिफ्ट को राइटिंग में नहीं भी लिखते, जैसे वक्फ जो होती है मुस्लिम वक्फ, अगर उसको आप राइटिंग में भी नहीं लिखते तो वो मानी जाती है। लेकिन अगर आप उसको राइटिंग के अंदर लिख लेते हैं तो फिर उस वक्फ को प्रूफ करने के लिए आपको वो जो राइटिंग में आपने लिखा है वो लेके आना जरूरी हो जाता है कि हाँ ये वक्फ बनी है। तो ये हमें कौन से केस के अंदर बताया गया? शेख मोहम्मद इब्राहिम वर्सेस बीबी मरियम 1928 के केस के अंदर बताया गया। तो ये दोनों केस हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट केस है। उसके बाद जब हम एक्सेप्शन 1 के ऊपर आते हैं तो एक्सेप्शन 1 हमें बोलती है व्हेन अ पब्लिक ऑफिसर इज रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी अपॉइंटेड इन राइटिंग, कि जब भी कोई पब्लिक ऑफिसर जिसको राइटिंग के अंदर अपॉइंट किया गया है एंड व्हेन इट इज शोन दैट एनी पर्टिकुलर पर्सन हैज एक्टेड एज सच ऑफिसर, और जब ये चीज हमें दिख गई कि उस व्यक्ति ने अपनी उस ऑफिशियल ड्यूटी की तरह काम किया है, द राइटिंग बाय विच ही इज अपॉइंटेड नीड नॉट टू बी प्रूफ। तो वो जो राइटिंग जिसके द्वारा वो अपॉइंट हुआ था उसको प्रूफ करने की जरूरत नहीं है। जैसे कि एक हाई कोर्ट का जज अपना काम कर रहा है, तो जब एक हाई कोर्ट का जज एक काम करे तो आपसे उससे कोर्ट में जाके ये नहीं पूछेंगे कि आप अपनी ऑफिशियल ड्यूटी के अंदर काम कर रहे हैं नहीं कर रहे, आप अपनी राइटिंग अपॉइंटमेंट राइटिंग दिखाइए कि आप जिस तरीके से अपॉइंट हुए थे वो अपनी ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म कर रहे हैं, तो वो मान लिया जाएगा कि उसको अपॉइंट किया गया है। ऐसी कोई सिविल सर्जन कोर्ट के अंदर आता है जिसको बुलाया गया किसी हॉस्पिटल से, तो वहां पे उसने क्या किया? अपनी ऑफिशियल कैपेसिटी के अंदर काम किया है, तो यहाँ पे उसको ये प्रूफ करने की जरूरत नहीं है कि उसको सिविल सर्जन के तौर पर अपॉइंट किया गया है या फिर वो सिविल सर्जन है। ये कौन से मैक्सिम के ऊपर डिपेंड करता है? ओमिना प्रेस्यूमेंटर राइट एसे एक्टा, ऑल एक्ट्स आर प्रिज्यूम टू बी राइटली डन, कि सारे एक्ट्स हम ये मानते हैं कि वो राइटली डन किए गए हैं, कि कोई भी व्यक्ति किसी भी गवर्नमेंट एक्ट के अंदर फालतू में क्यों फंसेगा या फिर वो ऐसी चीज क्यों करेगा जो उसको नहीं करनी। तो एक्सेप्शन 1 के अंदर हमें यही बताया गया। फिर एक्सेप्शन 2 हमें बताती है विल्स एडमिटेड टू प्रोबेट इन इंडिया में बी प्रूव्ड बाय द प्रोबेट। तो जो भी विल जिसको प्रोबेट कर दिया गया उसके लिए जो प्रोबेट है वो लाना काफी होता है, विल को लाना जरूरी नहीं है। अब प्रोबेट का मतलब क्या होता है? प्रोबेट मींस द कॉपी ऑफ विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ कोर्ट। भाई जब एक विल बनती है, जब हम उसको कोर्ट में जाके सर्टिफाई करा लेते हैं, कोर्ट से इंश्योर करा लेते हैं कि ये जो विल बनी हुई है ये एकदम सही विल है, तो उसको हम प्रोबेट करना बोल देते हैं। तो प्रोबेट का मतलब क्या होता है? विल सर्टिफाइड अंडर द सील ऑफ कोर्ट ऑफ कॉम्पिटेंट जुरिसडिक्शन विद ग्रांट ऑफ एडमिशन टू द एस्टेट ऑफ द टेस्टेटर, कि भाई जो भी उसने बातें बोली सही बात बोली, इसके अंदर कोई भी गलत विल नहीं है, सारी चीजें सही है। जो हमें इंडियन सक्सेशन एक्ट के सेक्शन 2 क्लॉज एफ के अंदर ये डेफिनेशन दी गई है। अब ये जो प्रोबेट होती है एक तरीके से देखा जाए तो ये कॉपी तो होती है, ये ओरिजिनल थोड़ी ना है। ये एक तरीके की एक्सेप्शन ऐसी है जहां पे ओरिजिनल से ज्यादा उसकी कॉपी को वैल्यू दी जा रही है। मतलब कि अगर कहीं पे विल मांगी जाती है तो अगर उसका प्रोबेट लगाते हैं तो वो विल से ज्यादा बड़ा एविडेंस मान लिया जाता है। तो ये एक एक्सेप्शन है जहां पे जो उसकी कॉपी है, अगर टेक्निकली देखा जाए तो विल अपने आप में ओरिजिनल है, लेकिन उसकी जो प्रोबेट है उसको विल से भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग एविडेंस मान लिया जाता है। फिर ये हमें 2 एक्सेप्शंस दे दी गई। फिर आते हैं एक्सप्लेनेशन के ऊपर। इसके अंदर 3 एक्सप्लेनेशन दी गई है। सबसे पहले बोलता है this section applies equally in cases in which the contracts, grants or disposition of property referred to are contained in one document and cases in which they are contained in more documents than one, कि भाई जहां पे कोई चीज एक डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो उसके ऊपर भी एप्लीकेबल होगा, और मोर देन वन डॉक्यूमेंट के ऊपर एप्लीकेबल हो रही है तो उस पर भी ये सेक्शन एप्लीकेबल होगा। जैसे मान लीजिए ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेचनी थी और वो दोनों बहुत दूर दूर रहते थे। मान लीजिए ए रहता था दिल्ली में और बी रहता था पंजाब में। अब यहाँ पे उन्होंने एक प्रॉपर्टी बेचनी, ए ने बी को एक प्रॉपर्टी बेचनी थी, वो प्रॉपर्टी दिल्ली के अंदर थी। तो इस प्रॉपर्टी को बेचने के लिए उन्होंने क्या किया? आपस में लेटर के थ्रू बात की। ऐसी ए ने उसको 4 लेटर भेजे ये प्रॉपर्टी को बेचने के लिए और बी ने वहां से कम्युनिकेशन करने के लिए 4 लेटर भेजे। तो अब यहाँ पे ये प्रूव करने के लिए कि इनके बीच में इस तरीके का एग्रीमेंट हुआ था कि ए बी को वो प्रॉपर्टी बेचेगा, इस चीज को प्रूव करने के लिए वो 8 के 8 जो लेटर्स थे, जो 4 ए ने भेजे और 4 बी से आए, ये चारों के चारों लेके आने पड़ेंगे। तो यही हमें इस एक्सप्लेनेशन के अंदर बोला गया। उसके बाद हम एक्सप्लेनेशन 2 को देखें। वेयर देयर आर मोर ओरिजिनल्स देन वन ओरिजिनल नीड टू बी प्रूव, कि जहां पे एक से ज्यादा ओरिजिनल है तो सिर्फ आप एक ओरिजिनल को प्रूव कर देंगे तो वो अपने आप में मान लिया जाएगा। जैसे बिल ऑफ एक्सचेंज, जब बिल ऑफ एक्सचेंज की 3 कॉपी बनती है तो बिल ऑफ एक्सचेंज की कोई एक भी कॉपी अगर प्रूव हो जाती है ओरिजिनल तो उसको ओरिजिनल मान लिया जाएगा। फिर उसके बाद द स्टेटमेंट इन एनी डॉक्यूमेंट वट एवर, कि कोई भी जो स्टेटमेंट किसी भी डॉक्यूमेंट के अंदर दी गई है
ऑफ फैक्ट अदर देन द फैक्ट रेफर टू इन दिस सेक्शन, की किसी भी फैक्ट के रिगार्डिंग लेकिन जो इस सेक्शन के अंदर फैक्ट नहीं बोला गया उसके अलावा, shall not percolate the admission of oral evidence as to the same fact। अब जैसे इसके अंदर एग्जांपल दिया गया, इसका जो इसी के अंदर जो इलस्ट्रेशन के अंदर फिफ्थ और सिक्स इलस्ट्रेशन जो है, जैसे इसके अंदर क्या बोलता है, फोर्थ और फिफ्थ जो है, ए कॉन्ट्रैक्ट्स इन राइटिंग विद बी, ए जो है बी के साथ राइटिंग के अंदर एक कॉन्ट्रैक्ट करता है फॉर द डिलीवरी ऑफ इंडिगो अपॉन सर्टेन टर्म्स, की वो उसको एक इंडिगो डिलीवर करेगा सर्टेन टर्म्स के ऊपर। तो यहाँ पे उनके बीच में क्या कॉन्ट्रैक्ट हुआ कि वो इंडिगो डिलीवर करने का कॉन्ट्रैक्ट हुआ। फिर द कॉन्ट्रैक्ट मेंशन्स द फैक्ट दैट बी हैड पेड ए द प्राइस ऑफ अदर इंडिगो कॉन्ट्रैक्टेड फॉर वर्बली ऑन अनदर ओकेजन। अब यहाँ पे इन्होंने एक किसी और चीज की बात कर ली कि ए ने बी को किसी और जो इंडिगो जो किसी और ओकेजन के ऊपर डिलीवर की थी उसके पैसे दे दिए, जिसके बारे में उन्होंने वर्बली बात की थी। Oral evidence is offered that no payment was made for the other indigo। अब यहाँ पे oral evidences लाए गए कि जो दूसरी इंडिगो दी गई थी उसके लिए कोई पेमेंट नहीं की था। एविडेंस इज एडमिसिबल, तो ये जो एविडेंस है वो एडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे किसी और चीज के बारे में बात की जा रही है। यहाँ पे हम जो उनके बीच में अभी जो कॉन्ट्रैक्ट हुआ उसके लिए बात नहीं कर रहे। ऐसे ही ए गिव्स बी अ रिसीप्ट ऑफ मनी पेड बाय बी, कि ए ने बी को एक रिसीप्ट ऑफ मनी दी जो बी ने उसको पे किए थे। ऑरल एविडेंस इज ऑफर्ड ऑफ द पेमेंट, द एविडेंस इज एडमिसिबल, तो उसकी पेमेंट के रिगार्डिंग ऑरल एविडेंस दिए गए, तो ये जो एविडेंस दिए गए अब ये एडमिसिबल होंगे। जैसे ये सेक्शन जो है तीन ही चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है, किसके ऊपर, कॉन्ट्रैक्ट के ऊपर, ग्रांट के ऊपर या फिर डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी के ऊपर। तो इन तीन चीजों के ऊपर ही एप्लीकेबल होता है सेक्शन। अब देखिए मान लीजिए कि ए ने बी को एरियर्स ऑफ रेंट पे किए, 20 रुपए के एरियर्स ऑफ रेंट पे किए, ठीक है, और उसके लिए उसने उसको एक रिसीप्ट इश्यू कर दी। अब यहाँ पे बी बाद में आके ऑरल एविडेंस ऑरली ये बात बोले कि मेरे को उसने 20 रुपए नहीं सिर्फ 10 रुपए दिए थे, तो ये एविडेंस एडमिसिबल हो जाएगा क्योंकि ये सेक्शन किसके ऊपर एप्लीकेबल है, सिर्फ इन तीन चीजों के ऊपर एप्लीकेबल है। इसके अलावा अगर कोई और चीज होती है तो उसके ऊपर ऑरल एविडेंसेस लिए जा सकते हैं। तो इसके अंदर हमें यही बोला गया। तो सेक्शन 91 के अंदर हमें इतना ही बताया गया है। फिर आते हैं हम सेक्शन 92 के ऊपर। तो सेक्शन 92 को हमें सेक्शन 91 के साथ ही पढ़ना चाहिए। अब देखिए सेक्शन 92 क्या बोलता है। सेक्शन 92 बोलता है when the terms of any such contract, grant or other disposition of property। तो सबसे पहले बोला कि टर्म्स, तो टर्म्स मतलब कि सिर्फ हम उसकी टर्म्स की बात कर रहे हैं, हम वो ट्रांजैक्शन की बात नहीं कर रहे हैं, हम ट्रांजैक्शन के ऊपर नहीं जा रहे हैं, हम सिर्फ उस ग्रांट, कॉन्ट्रैक्ट या डिस्पोजिशन की टर्म्स के ऊपर जा रहे हैं। अब ये जो है एप्लीकेबल तीन ही चीजों के ऊपर है, जैसा अभी हमने पहले भी समझा इस एग्जांपल से, जहां पे ए ने बी का एरियर ऑफ रेंट पे किया 20 रुपीज का, जिसके बदले में बी ने उसको एक रिसीप्ट इशू करी और ए बाद में उस पर सूट करता है कि इसने मुझे 20 रुपए नहीं सिर्फ 10 रुपए ही दिए। तो यहाँ पे उनके बीच में कोई कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट या डिस्पोजिशन नहीं था, तो इसलिए उसके ऊपर ये सेक्शन 91 या 92 एप्लीकेबल नहीं होगा। अब यहाँ पे आगे क्या बोलता है, और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंगली। अब हमें यहाँ पे क्या बोल रहा है कि मतलब जो लास्ट सेक्शन है उसके अंदर हमें क्या बोला गया था कि हमें उन डॉक्यूमेंट्स को प्रूव करना था, उसके कंटेंट को प्रूव करना था, लेकिन जब सेक्शन 92 के ऊपर आए तो उसके जो कंटेंट है वो प्रूव हो चुके हैं। जिस बात को हमें राइटिंग के अंदर लिखना था लॉ के हिसाब से, जो उसके कंटेंट है वो प्रूव हो चुके हैं। क्या बोलते हैं कि और एनी मैटर रिक्वायर्ड बाय लॉ टू बी रिड्यूस इन द फॉर्म ऑफ अ डॉक्यूमेंट हैव बीन प्रूव्ड अकॉर्डिंगली, उसको हमने प्रूव कर लिया, प्रूव करने की जरूरत नहीं है। टू द लास्ट सेक्शन, नो एविडेंस ऑफ ऑरल एग्रीमेंट। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि कोई भी ऑरल एग्रीमेंट के रिगार्डिंग एविडेंस नहीं दिया जाएगा, और स्टेटमेंट शैल बी एडमिटेड, कि कोई भी ऑरल एग्रीमेंट या फिर कोई भी स्टेटमेंट के रिगार्डिंग एविडेंस एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा एज बिटवीन द पार्टीज के बीच में, टू एनी सच इंस्ट्रूमेंट और देयर रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट, या फिर उनके रिप्रेजेंटेटिव इन इंटरेस्ट के बीच में कोई भी ऑरल एग्रीमेंट या फिर कोई भी स्टेटमेंट एज एविडेंस एक्सेप्ट नहीं की जाएगी। किस चीज के लिए, फॉर द पर्पस ऑफ कॉन्ट्राडिक्टिंग, वेरिंग, एडिंग टू और सब्सट्रैक्टिंग फ्रॉम इट्स टर्म्स, कि हम उसकी कोई टर्म्स के अंदर कोई चेंज लेके आना चाहते हैं, खत्म करना चाहते हैं किसी बात को, कि भाई हमने कॉन्ट्रैक्ट किया था या ग्रांट थी या डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टी थी, उसके बाद हमने क्या किया, कोई ऑरल एग्रीमेंट कर लिया था जिसकी वजह से ये खत्म हो गया, तो ऐसी कोई चीज, ऐसा एविडेंस नहीं माना जाएगा। लेकिन ये चीज किसके लिए है, सिर्फ पार्टीज के बीच में है, ये किसी भी तीसरे व्यक्ति के लिए अप्लाई नहीं होती, मतलब कि स्ट्रेंजर के लिए अप्लाई नहीं होती। ये बात हमें विश्वनाथन वर्सेस अब्दुल मजीद के केस में भी बोली गई, मतलब ये किसी भी तीसरे व्यक्ति के ऊपर एप्लीकेबल नहीं होती। अगर कोई स्ट्रेंजर आके
इस तरीके की ऑरल बात बोलना चाहता है तो उसको कोर्ट एक्सेप्ट कर लेगा या कोर्ट को एक्सेप्ट करना ही पड़ेगा। तो ये बात हमें इस सेक्शन के अंदर बोली गई। उसके बाद जो इसके अंदर 6 एक्सेप्शन दी गई हैं, 6 प्रोविजियो दिए गए हैं जिनको हम समझते हैं। सबसे पहले बोलता है कि मतलब एक तरीके से प्रोविजियो मतलब कि जहां पे ऑरल बात भी चल जाएगी। एनी फैक्ट मे बी प्रूव विच वुड इनवैलिडेट एनी डॉक्यूमेंट, की कोई भी ऐसा फैक्ट जो है उसको प्रूव किया जा सकता है जो उस डॉक्यूमेंट को इनवैलिडेट कर दे, or which would entitle any person to any decree or order relating thereto such fraud, intimidation, illegality, want of due execution, want of capacity in any contracting party, want to failure of consideration or mistake in fact or law। तो इस तरीके की कोई भी चीज होगी, कोई भी मिस्टेक ऑफ फैक्ट, कोई भी कोर्शन हो रहा है, फ्रॉड हो रहा है, तो इस तरीके की कोई भी चीज हो रही है तो उस जगह पे वो चीज दी जा सकती है, ऑरल बात बोली जा सकती है, ऑरल एविडेंसेस दिए जा सकते हैं। जैसे कि भाई ए ने बी के साथ एक प्रॉपर्टी लेने का कॉन्ट्रैक्ट किया। अब यहाँ पे क्या हुआ, उनके बीच में कॉन्ट्रैक्ट हुआ, लेकिन बी जो है बाद में आके बोलता है कि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मेरे साथ किया ना, ये कोर्शन के साथ किया, इन्होंने मेरे साथ ये जोर जबरदस्ती से किया। तो यहाँ पे वो जो ऑरली इस बात को बोलेगा तो वो बात एक्सेप्ट हो जाएगी। उसके बाद हम आते हैं प्रोविजियो 2 के ऊपर। ये हमें बताता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट एज टू एनी मैटर ऑन विच द डॉक्यूमेंट इज साइलेंट एंड विच इज नॉट इनकंसिस्टेंट विद द टर्म्स मे बी प्रूव। अब यहाँ पे क्या बोल रहा है कि अगर कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट अवेलेबल है, तो एक तो जो बात कॉन्ट्रैक्ट है या ग्रांट है या डिस्पोजिशन है वो तो है ही है, उसके अलावा अगर कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट अवेलेबल है और वो सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट क्या कर रहा है, उस चीज के रिगार्डिंग साइलेंट है, जो भी चीज आप बोल रहे हो उसके रिगार्डिंग साइलेंट है, और वो इनकंसिस्टेंट नहीं है रिटर्न वाले कॉन्ट्रैक्ट या फिर रिटर्न वाली जो हमारे पास चीज है, डॉक्यूमेंट है, उससे इनकंसिस्टेंस नहीं है, उसकी टर्म्स से वो अलग नहीं जा रहा, उससे वेरी नहीं कर रहा। In considering whether or not the proviso applies, the court shall have regard the degree of formality of the document। तो इसको अप्लाई करने के लिए जो कोर्ट है वो डिग्री ऑफ फॉर्मेलिटी देख लेगा। जैसे ए ने बी के साथ मॉर्गेज किया, अपनी एक प्रॉपर्टी रखी, बदले में उसने उससे पैसे लिए। अब यहाँ पे इनके बीच में ये चीज जो थी वो रिटर्न के अंदर आ रही, लेकिन उन्होंने इस बात को रिटर्न के अंदर नहीं लिखा कि बदले में उसको उसके ऊपर इंटरेस्ट भी देना पड़ेगा। उन्होंने इसको बोला कि भाई, बाद में उन्होंने बोला कि ऑरली की हमारे बीच में बात हुई, एक पार्टी आके बोलती है हमारे बीच में बात हुई कि इसके ऊपर हमें 6% इंटरेस्ट देना था। तो ये बात ऑरली बोली जा सकती है। क्यों? क्योंकि ये इनकंसिस्टेंट नहीं है टर्म से, और ये उसके अंदर हम लिखना भूल गए या फिर हमने लिखी नहीं, इसके ऊपर हम ऑरली एग्री हो गए थे, तो इस बात को बाद में आके बोला जा सकता है। उसके बाद बोलता था एग्जिस्टेंस ऑफ एनी सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट कॉन्स्टिट्यूटिंग अ कंडीशन प्रेसिडेंट। अब ये क्या कर रहा है कि कोई सेपरेट ऑरल एग्रीमेंट था, वो कंडीशन प्रेसिडेंट बना रही थी। कंडीशन प्रेसिडेंट मतलब पहले वो कंडीशन पूरी होगी तभी उस कॉन्ट्रैक्ट को एनफोर्स किया जाएगा या उस डॉक्यूमेंट को एनफोर्स किया जाएगा। जैसे मान लीजिए ए और बी ने कॉन्ट्रैक्ट किया कि बी जो है ए से एक प्रॉपर्टी खरीदेगा 200 रुपए में। अब यहाँ पे ए ने क्या किया, इन्होंने अपने एग्रीमेंट में लिखा, ये बात अपने ऑरली की कि ये जो प्रॉपर्टी है उसको तभी ट्रांसफर होगी जब वो उसको पूरे 200 रुपए दे देगा। अब यहाँ पे कंडीशन प्रेसिडेंट क्या है कि पहले वो पूरे 200 रुपए दे तभी वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे ट्रांसफर होगी। तो जब तक वो उस कंडीशन को पूरा नहीं करेगा तब तक वो प्रॉपर्टी उसके नाम पे नहीं जाएगी। तो ये जो उनके बीच में ऑरल एग्रीमेंट हुआ, इसको वो कोर्ट में अब मान लीजिए कि ए एनफोर्स कराने गया कि मेरे नाम पे प्रॉपर्टी ट्रांसफर नहीं कर रहा, तो बी बोल सकता है कि हमारे बीच में एक ऑरल एग्रीमेंट हुआ था जो कि कंडीशन प्रेसिडेंट बताता है, पहले कंडीशन बताता है, उसको पूरा किया जाए, उसके बाद ही इसको एनफोर्स किया जाएगा। तो इस तरीके के जो ऑरल एविडेंस दिया गया ये मान लिया जाएगा कोर्ट के अंदर। फिर प्रोविजियो 4 बोलता है द एग्जिस्टेंस ऑफ एनी डिस्टिंक्ट सब्सिक्वेंट ऑरल एग्रीमेंट, की इसके मतलब कि कोई ऐसा ऑरल एग्रीमेंट है जो कि अलग बात बोलता है उसके सब्सिक्वेंट के अंदर, टू रिसाइंड, और जो कि रिसाइंड कर रहा है या मॉडिफाई कर रहा है इस कॉन्ट्रैक्ट को, ग्रांट को या डिस्पोजिशन को, मे बी प्रूव्ड, उसको प्रूव किया जा सकता है, एक्सेप्ट इन केसेस इन विच सच कॉन्ट्रैक्ट, ग्रांट और डिस्पोजिशन ऑफ प्रॉपर्टीज बाय लॉ रिक्वायर्ड टू बी इन राइटिंग। लेकिन अगर ऐसा था कि अगर आपने उसके अलावा जो मतलब बाद में जिस चीज के अंदर आप मॉडिफाई कर रहे हो उस कॉन्ट्रैक्ट को या ग्रांट को या डिस्पोजिशन को, अगर वो ये जरूरी था कि उसको आपने राइटिंग के अंदर करना था और आपने उसको राइटिंग में नहीं किया, तो फिर आपकी वो बात नहीं मानी जाएगी। लेकिन अगर आपको जरूरी नहीं था कि राइटिंग में करना और आपने ऑरली कोई बात मान ली थी जिसकी वजह से उसके अंदर कोई मॉडिफाई कर रहे थे उसको या ऐसी कोई चीज कर रहे थे, तो वो एक्सेप्ट हो जाएगी। जैसे मान लीजिए कि आप किसी कॉन्ट्रैक्ट को एक क्या करते हैं, पहले कॉन्ट्रैक्ट बनाते हैं, उसके बाद एक और नया कॉन्ट्रैक्ट बना लेते हैं, नोवेशन करते हैं, तो उससे क्या होगा, पिछला कॉन्ट्रैक्ट जो खत्म हो जाएगा। तो अब यहाँ पे जो नई चीज है प्रूव करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जो दूसरा आपने कॉन्ट्रैक्ट बनाया है ये आपको कोर्ट के अंदर लेके आना पड़ेगा, यहाँ पे आपकी ऑरल बात नहीं चलेगी।
उसके बाद फिफ्थ प्रोविजो बोलता है किसी कस्टम के बारे में, अगर कोई कस्टम वाली चीज है तो उसको हम एविडेंस के तौर पर मान लेंगे। एनी यूसेज और कस्टम बाय विच इंसिडेंट नॉट एक्सप्रेसली मेंशन इन एनी कॉन्ट्रैक्ट आर यूजुअली एनेक्स टू द कॉन्ट्रैक्ट, कि भाई वो बात कॉन्ट्रैक्ट के अंदर अगर आपने नहीं भी लिखी तब भी वो कॉन्ट्रैक्ट के साथ एनेक्स होगी, वो मानी जाएगी। जैसे कि बहुत कॉमन एग्जांपल है हमारी कंट्री के अंदर क्या होता है, कहीं जगह पे जहाँ पे मैंगो सेल होते हैं वहां पे बोला जाता है कि एक घई के अंदर 5 मैंगोज होते हैं, लेकिन 28 घई के अंदर 100 मैंगो होते हैं। जबकि आप कैलकुलेट करें तो 28 घई के अंदर कितने मैंगो बनने चाहिए, 140 मैंगो बनने चाहिए। तो यहाँ इसके अंदर ये क्या है, कस्टम है कि 28 घई का मतलब कि बोला जाएगा कि 100 मैंगोज है। तो जब किसी के बीच में कॉन्ट्रैक्ट होगा तो इस रिलेटेड कोई कॉन्ट्रैक्ट होगा मैंगो से रिलेटेड, तो वहां पे ये चीज अपने आप एप्लीकेबल हो जाएगी। सिक्स बात बोलता है एनी फैक्ट मे बी प्रोवाइडेड विच शोज इन व्हाट मैनर द लैंग्वेज ऑफ डॉक्यूमेंट इज रिलेटेड टू द एग्जिस्टिंग फैक्ट्स, की कोई भी ऐसा फैक्ट जो हमें शो कर रहा है कि ये जो हमने बात लिखी है कॉन्ट्रैक्ट के अंदर या अपने डॉक्यूमेंट के अंदर वो ऐसी लैंग्वेज शो कर रही है। जैसे इसी के अंदर इलस्ट्रेशन दी गई है, ए एंड बी मेक्स अ कॉन्ट्रैक्ट इन राइटिंग, ए और बी एक कॉन्ट्रैक्ट करते हैं राइटिंग के अंदर टू टेक इफेक्ट अपॉन द हैपनिंग ऑफ सर्टेन कंटिजेंसी, कि वो तब होगा जब कोई सर्टेन कंटिजेंसी हो जाएगी। द राइटिंग इज लेफ्ट विद बी, अब ये राइटिंग जो थी वो बी के पास रह गई। हु स्यूज ए अपॉन इट, और जो क्या करता है वो ए के ऊपर उसके रिगार्डिंग केस कर देता है। ए में शो द सर्कमस्टांसेस अंडर विच इट वाज डिलीवर्ड, तो ए यहाँ पे सर्कमस्टांसेस शो कर सकता है जिस सर्कमस्टांसेस के अंदर वो डॉक्यूमेंट उसको डिलीवर किया गया था। यहाँ पे भी हमें यही वाला केस जो भी मैंने पिछले सेक्शन के अंदर बताया था, बाई हीरा देवी वर्सेस द ऑफिशियल असाइनी ऑफ बॉम्बे 1958 का केस इंपॉर्टेंट है, जहां पे ये बात बोली गई थी स्ट्रेंजर वाली, की कोई स्ट्रेंजर जो है उसके अंदर, अभी जैसे एक पहले मैंने केस बताया था उसके अलावा इसके अंदर भी स्ट्रेंजर वाली बात बोली गई कि स्ट्रेंजर जो है वो ओरल एविडेंस आके दे सकता है। तो सेक्शन 91 और 92 ऑफ एविडेंस एक्ट हमने कवर कर लिया इस वीडियो के अंदर।